जब देखिए हम यूरोपीय कंपनियों के बारे में बात करते हैं कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियां रही हैं वो किस तरह से रही हैं और कौन कौन सी रही हैं। ठीक है। गुड इवनिंग ममता। तो सबसे पहले देखिए भारत में जो विदेशी कंपनी आई थी वो थी पुर्तगाल। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी लिस्ट बता दी है कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियां थी वो कौन कौन सी थी। ठीक है। जैसे देखिए पुर्तगाल हो गया, उसके बाद हॉलैंड यानी कि डचों की जो कंपनी भारत में आई थी वो होगी, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद डेनमार्क और अंत में फ्रांस। ठीक है। इन सभी देशों की क्या हुई थी, अलग अलग जो कंपनियां हैं वो भारत में आई थी व्यापार करने के लिए। तो आज की क्लास में हम इन्हीं यूरोपीय कंपनियों के बारे में देखेंगे और बाद में देखिए इन्हीं कंपनियों में से जो इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसने क्या किया था, फिर भारत पर रूल भी किया था। तो इस तरह से आपने ये ध्यान में रखना है। और अब देखिए जो भारत में आई यूरोपीय कंपनियां, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पुर्तगाली भारत में आए थे। तो ये तो सबको पता है कि 1498 में जो पहला यूरोपीय यात्री था वास्को डी गामा, वो भारत आया था। और वो भारत के कहाँ पे आया था, देखिए वो आया था इस वाले एरिया में जो कालीकट। ठीक है, एक मिनट ना, जो कालीकट वाला एरिया है देखिए, यहाँ पे आया था आपका वास्को डी गामा। ठीक है। इसके बाद देखिए जो और भी कंपनियां आई उन्होंने यहाँ पे अपनी क्या की, व्यापारिक जो फैक्ट्रियां हैं वो स्थापित की। ठीक है। हम देखते हैं अंग्रेजों ने अपनी जो पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी वो कहाँ पे की थी, वो सूरत में की थी। ठीक है। हालांकि बाद में जब आपके फ्रांसीसी आए तो उन्होंने भी सूरत में ही अपनी पहली जो फैक्ट्री है वो स्थापित की थी। बाद में देखिए उन्होंने कहाँ कहाँ पे आपके इस साइड को पांडिचेरी हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया। ठीक है। और बंगाल वाला जो एरिया है वहां पे देखिए उन्होंने हुगली हो गया, चिंसूरा हो गया, चंद्रनगर हो गया। ठीक है। इन सभी जगह पे उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी व्यापारिक जो कंपनियां है वो स्थापित की। तो ये आज का हमारा मेन टॉपिक है, इस पर ही आज हम बातचीत करेंगे। ठीक है। तो आपने जो सीक्वेंस है वो ध्यान में रख लेना है कि किस तरह से भारत में जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो आई हैं। ठीक है। तो ऐसे याद रखिए, सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश और उसके बाद आए आपके फ्रांसीसी। ठीक है। और देखिए ये जो फ्रांसीसी लोग हैं ये मतलब कंपनी के रूप में इन्होंने बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे क्या किया, अपना व्यापार चलाया। हालांकि जो आपके फ्रांसीसी है वो उन्होंने भारत अंतिम रूप से कब छोड़ा था, वो छोड़ा था 1954 में। ठीक है। एक बात आपने ध्यान में रखना, जो पुर्तगाली है देखिए वो सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे एंड में क्या गए थे, भारत से वापिस गए थे। ठीक है। ये बात हो रही है पुर्तगालियों के बारे में। तो जो पहली यूरोपीय कंपनी है जिसने भारत पर आगमन किया था वो कौन थी, वो थी पुर्तगाली। अब देखिए बात ये होती है कि ये जो यूरोपीय कंपनियां है ये भारत की ओर क्यों आई व्यापार करने के लिए। तो हम सब देखते हैं कि जो 15वीं शताब्दी थी देखिए उस समय क्या हुआ था, बहुत सारी भौगोलिक जो खोजें हैं वो शुरू हो गई थी। जैसे देखिए आपकी अमेरिका की खोज हो गई थी और जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ के भी बहुत सारे द्वीपों की क्या हो गई थी, खोज होनी शुरू हो गई थी। और इन खोजों में जो सबसे ज्यादा जिन्होंने सबसे ज्यादा भूमिका निभाई है यूरोप के देशों में, वो है पुर्तगाल और स्पेन। ठीक है। इन दोनों देशों ने बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाई थी खोजों मतलब जो भौगोलिक खोजें थी उनके बारे में। ठीक है। ये खोज मतलब कि व्यापारिक मार्ग से किसी दूसरे भाग में पहुंचना ही क्या थी, उसमें भौगोलिक खोज कहलाती थी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो पुर्तगाली थे उनके मैम, बारे में। पुर्तगाली सबसे बाद में गया है। क्या बोला आपने कि सबसे लंबे समय तक किया हुआ हाँ है इन्होंने शासन? बताती हूँ मैं अभी। हाँ जी। सबसे पहले देखिए जो सबसे पहली कंपनी आई भारत में वो थी पुर्तगाली। ठीक है। अब देखिए ये सबसे पहले 1498 में भारत आए। कौन था पहला यूरोपीय यात्री, वो था वास्को डी गामा। ठीक है। ये बात तो हमें सभी को पता है। अब देखिए और ये सबसे बाद में भारत से गए, कब गए 1961 ईस्वी में। कहाँ से, आपके जो गोवा वाला एरिया है देखिए वहां पे क्या थे, पुर्तगाली मतलब बस गए थे। और 1961 में ये अपने अंतिम टाइम में यहाँ से गए थे। ठीक है। तो भारत आने वाली सबसे पहली जो कंपनी थी वो भी पुर्तगाली थी और सबसे बाद में जाने वाली यहाँ से वो भी पुर्तगाली ही थे। ठीक है। तो ये बात बता रही थी मैं आपको।
तो अब हम देखते हैं पुर्तगालियों के बारे में और बातें। तो प्रथम जो यूरोपीय और पुर्तगाली जो यात्री था वो समुद्र के रास्ते से भारत आया था। वो कौन था? वो था वास्को डी गामा। ठीक है, ये कब आया था? ये आया था 1498 ईस्वी में। ठीक है, उस समय देखिए एक गुजराती जो व्यक्ति था, एक मिनट ना। ओके, चलिए। तो मैं ये बता रही थी कि जब वास्को डी गामा भारत आया था, देखिए उस समय एक गुजराती यात्री था, अब्दुल मनीक। ठीक है, एक गुजराती यात्री ने क्या की थी? वास्को डी गामा की सहायता की थी भारत पहुंचने में। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखना, ये नाम आपने याद रखना, अब्दुल मनीक। ओके, सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गई थी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो जब देखिए आपका वास्को डी गामा भारत आ रहा था, तो जो गुजराती यात्री है अब्दुल मनीक, उसने भारत पहुंचने में क्या की थी? वास्को डी गामा की हेल्प की थी। और देखिए जब वास्को डी गामा भारत आया था, उस समय जो पुर्तगाल का शासक था वो कौन था? वो था इमेनुअल। ठीक है, इमेनुअल उसका नाम था, कहाँ के शासक का? पुर्तगाल के शासक का। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो पुर्तगाली जो यात्री आया था वास्को डी गामा, वो भारत के कहाँ पे आया? वो आया कालीकट। जो कालीकट वाला एरिया है, कालीकट जो बंदरगाह है, वहां पे आया। और उस समय जो कालीकट का जो शासक था वो हिंदू राजा था एक। वो कौन सी उपाधि धारण करते थे? वो धारण करते थे जमोरिन की उपाधि। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो कालीकट में किस शासक ने उसका स्वागत किया था? तो वो जमोरिन एक हिंदू शासक था जो कि क्या करते थे? जमोरिन नाम की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, हालांकि उस समय जो अरब व्यापारी थे, देखिए उनका उस समय भारत में जो व्यापार था, देखिए। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम, पहले हो रहे थे, अब ठीक है। अच्छा, चलिए। तो मैं ये बता रही थी कि जो अरब व्यापारी थे, देखिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने विरोध किया था किसका? वास्को डी गामा का। क्योंकि जो अरब व्यापारी थे, देखिए उनका उस समय जो व्यापार था उस पे एकाधिकार था। तो वो नहीं चाहते थे कि उनका कोई प्रतिद्वंदी यहाँ पे आए। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया था? इसीलिए उन्होंने वास्को डी गामा का विरोध किया था। अब देखिए फिर क्या होता है? फिर आपका वापिस चला जाता है, जो आपका वास्को डी गामा है वापिस चला जाता है अपने देश। और वो यहाँ से क्या ले जाता है? अपने जहाज में भर के काली मिर्च भर के ले जाता है। और फिर जब वो उसको अपने देश में जब देखिए उसकी मतलब उसको बेचता है, तो उसको 60 गुना फायदा होता है उस चीज से। और इन चीजों को देखकर पुर्तगाल के जो और व्यापारी थे वो भी फिर भारत की ओर आने के लिए प्रोत्साहित हो गए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए पुर्तगालियों का भारत में आना शुरू हो गया। फिर देखिए क्या होता है? 1500, जो 1500 ईस्वी है, उस समय दूसरा पुर्तगाली यात्री जो पेट्रो अल्ब्रेज है वो भारत आता है। ठीक है, और साथ में देखिए 1502 में क्या होता है? 1502 में फिर से दूसरी बार वास्को डी गामा क्या करता है? भारत आता है। ठीक है, और वास्को डी गामा ने फिर उसके बाद जब तीसरी बार वो भारत पे आए थे, तो उन्होंने अपनी तीसरी बार की जो यात्रा है वो 1524 में की थी। और यहीं पर उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी वास्को डी गामा की।
ठीक है, ये होगी वास्को डी गामा की बात। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो आपको क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, वो है 1503 ईस्वी। ठीक है, 1503 ईस्वी में क्या हुआ, जो कोचीन है, देखिए कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की पुर्तगालियों ने। कोठी मतलब फैक्ट्री। ठीक है, तो कोचीन आपने ध्यान में रखना है 1503 में। ठीक है, और इसके बाद देखिए 1505 में इन्होंने अपनी दूसरी जो फैक्ट्री है वो कनानूर में लगवाई। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब देखिए फिर क्या होता है, फिर ये अपने वायसराय यहाँ पे स्थापित कर देते हैं भारत में। ठीक है, तो जो पहला वायसराय बन के आता है पुर्तगालियों का, वो कौन बनता है, वो बनता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में एक आगे हम पॉलिसी आती है, वो आती है ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, यानी कि शांत जल की नीति। तो ये जो अल्मीड़ा है ये 1505 में वायसराय बन के आते हैं और 1509 तक ये वायसराय रहते हैं। इनकी जो पॉलिसी है देखिए वो ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाती है। इस नीति का अर्थ ये होता है कि भारत पर व्यापार का एकाधिकार बनाए रखने के लिए जो समुद्र है, जो आपका सी है, सी पर क्या करना, नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, मतलब जो समुद्र है, समुद्र पर एकाधिकार स्थापित करना ही क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय की पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाती है। ठीक है, तो वो थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की। और इस अल्मेडा ने देखिए क्या किया, 1509 में जो टर्की है, मिस्र है और गुजरात की जो संयुक्त सेना है, उनको किस युद्ध में हराया था, चौल की लड़ाई में हराया था। और क्या किया था, जो दमन एंड दीव है देखिए उन पर अधिकार किया था। अब देखिए ये जो पुर्तगाली थे देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत के आंतरिक भाग पर अधिकार नहीं किया था। पहले इन्होंने जो तटीय एरिया पड़ते हैं भारत के, उन एरिया को अपने अधीन किया। ठीक है, व्यापार करने के लिए। अब क्या होता है देखिए, इसके बाद अगला जो वायसराय बन के आता है पुर्तगालियों का, वो आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, इसी अल्बुकर्क को क्या माना जाता है, इसको माना जाता है वास्तविक संस्थापक। ठीक है, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। और देखिए इसका भारत में जो दुभाषिया माना जाता है, दुभाषिया मतलब जो इनको वो करके बताते थे। ठीक है, मतलब इनको यहाँ की जो लैंग्वेज है वो नहीं आती थी, तो जो बारबोसा था, बारबोसा ने क्या किया था, दुभाषिया का काम किया था। ये जो बारबोसा है देखिए, जब हमने विजयनगर साम्राज्य डिस्कस किया था तो उस समय हमने देखा था कि पुर्तगाली यात्री जो बारबोसा है वो कहाँ आया था, वो आया था विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, तो ये वही बारबोसा है जो किसका दुभाषिया था, अल्बुकर्क का दुभाषिया था। तो ये बात आपने ध्यान में रखना, क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है। फिर देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात है आपकी 1510 ईस्वी की। 1510 ईस्वी में देखिए आपका जो अल्बुकर्क है वो क्या करता है, बीजापुर के जो शासक हैं यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, बीजापुर में आदिल शाही वंश की नींव रखी थी। ठीक है, ध्यान में रखना, जब हमने बहमनी साम्राज्य के जब डिवाइड हो गया था 5 भागों में, उनमें बीजापुर भी एक प्रमुख राज्य हुआ था। तो वहां पे आदिल शाही वंश की स्थापना रखी थी यूसुफ आदिल शाह ने। तो इसी शासक से देखिए 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा छीना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बात भी नोट डाउन कर लेना। और आगे चलकर 1530 में क्या होता है, गोवा को राजधानी बना लेते हैं पुर्तगाली अपने भारतीय साम्राज्य की। ठीक है, अब देखिए ये जो अल्बुकर्क है, इसने क्या किया यहाँ पे, इसने जो भारतीय महिलाएं हैं उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मतलब उसको बढ़ावा दिया कि जो भारतीय महिलाएं हैं उनके साथ विवाह करने के लिए पुर्तगालियों को प्रेरित किया। एक बात होगी ये। दूसरी बात देखिए, इसने क्या किया, गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, गोवा पर सती प्रथा को प्रतिबंध किसने लगाया था, अल्बुकर्क ने। देखिए इसके अलावा देखिए इसने क्या किया था, इसने अपनी सेना में भारतीय लोगों को क्या किया था, भर्ती किया था। हालांकि मुसलमानों को इसने क्या किया था, प्रताड़ित किया था। तो ये बात हो रही है अल्बुकर्क की।
इसके बाद देखिए अगला जो वायसराय बन के आता है नीनू डी कुन्हा। ठीक है, ये कब बन के आता है, ये आता है आपका 1529 से लेकर ये 1538 तक क्या रहता है, वायसराय रहता है। ये गोवा को अपनी राजधानी बनाता है। इसके साथ ये क्या करता है, देखिए आपके चाउल, सिलसेट, बम्बई और बसीन पर क्या करता है, अधिकार करता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इस समय जो आपका पुर्तगाली साम्राज्य है वो किस तरह से फल फूल रहा था भारत में। ठीक है, अब देखिए जो पुर्तगाली कंपनी है उसका जो वाणिज्यिक उद्देश्य है वो क्या था, वो था जैसे काली मिर्च होगी और मसाले का जो व्यापार है उस पर एकाधिकार बनाए रखना। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखना कि इनका जो मेन उद्देश्य था वो था काली मिर्च और जो महंगे मसाले होते थे उनके व्यापार पर एकाधिकार रखना। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्टज पद्धति। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कार्टज पद्धति क्या होती है। पुर्तगालियों ने क्या किया था, जो हिंद महासागर से होने वाला जो व्यापार था उस पे जो कार्टेज के द्वारा जो एकाधिकार किया था वो इन्होंने स्थापित कर लिया था। अब देखिए ये जो कार्टेज पद्धति है ये क्या होती है कि आपने जब आपने अगर व्यापार करना है तो आपको बिना परमिट के लिए मतलब जो इनसे जो पुर्तगाली है इनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि परमिट लेना पड़ेगा। और बिना परमिट के जो भारतीय और अरबी जहाज है वो अरब सागर में प्रवेश नहीं कर सकते थे जब तक आपने परमिट नहीं लिया हो, यानी कि परमिशन नहीं ली हो। ठीक है, यहाँ तक कि देखिए मुगल जो बादशाह अकबर है उसने भी पुर्तगालियों से क्या लिया था, परमिट लिया था। तो ये क्या थी, ये थी पुर्तगालियों की कार्टज पद्धति। मतलब ये मान लीजिए कि अगर आपने आपने अगर व्यापार करना है जहाज के थ्रू तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये थी आपकी कार्टज पद्धति। ठीक है, अब देखिए जब पुर्तगाली भारत में आए तो उनका भारत में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, पुर्तगालियों का भारत में प्रभाव ये पड़ा कि ये अपने साथ कितनी फसलें ले आए, देखिए बाहर से बहुत सारी फसलें क्या ले आए, भारत में ले आए। और उन फसलों में जैसे देखिए तंबाकू हो गया, अफीम, काजू, अनानास, लाल मिर्च, ये सारी जो फसलें हैं ये कौन लाए भारत में, ये पुर्तगाली ही लाए थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए उन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना की। कब की थी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, 1556 ईस्वी में। ठीक है, और देखिए जो स्थापत्य है यानी कि जो भवन निर्माण की उन्होंने अपनी जो शैली लाई वो शैली थी गोथिक स्थापत्य शैली। ठीक है, अगर आप नेट में सर्च करेंगे गोथिक स्थापत्य शैली तो आपको इस शैली के बनी हुई इमारतें शो हो जाएंगी। तो जो भारत में गोथिक स्थापत्य शैली का विकास किया था वो भी पुर्तगालियों ने किया था। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद देखिए पुर्तगालियों ने भारत में ईसाई मिशनरियां हैं वो भी भारत में स्थापित की। यानी कि पुर्तगालियों के बाद ही क्या आई, भारत में जो ईसाई मिशनरियां हैं वो भारत में आने लगी। ईसाई मिशनरियां क्या करती थी, वो यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार और अंग्रेजी शिक्षा को देने का काम करती थी। ठीक है, तो ये देखिए जो पुर्तगाली है उनका कैसा प्रभाव रहा भारत में। फिर क्या हुआ देखिए आपका 1580 ईस्वी में क्या हो गया, जो पुर्तगाल देश है उसका स्पेन में विलय हो गया। जो स्पेन देश है उसमें क्या हो गया, विलय हो गया। और इस तरह से पुर्तगाल का जो स्वतंत्र अस्तित्व था वो खत्म हो गया। ठीक है, जिस वजह से क्या हो गया, आपकी जो कंपनी थी वो भी क्या हो गई, उसका भी पतन होना शुरू हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे जो एरिया है पुर्तगालियों के वो क्या हो गए, उनको जीतना शुरू कर लिया। जैसे अंग्रेजों ने उनको जीतना शुरू कर लिया, मराठों ने उनके बहुत सारे एरिया को क्या कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है आपका 1661 ईस्वी में क्या होता है, बम्बई को क्या करते हैं, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को ये दहेज में दे देते हैं। ये क्या होता है कि जो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय है वो पुर्तगाल की जो राजकुमारी होती है कैथरीन बेग्रेजा, ठीक है, उसके साथ शादी करते हैं। तो पुर्तगाल क्या करता है, बम्बई को इंग्लैंड के राजा को दहेज में दे देता है। ठीक है, फिर बाद में जो इंग्लैंड का राजा है वो बम्बई को पट्टे पर किसको दे देते हैं, अंग्रेजों को, जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी है।
ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से फिर क्या होता है आपका पुर्तगालियों का, मतलब उनकी जो उतनी बड़ी शक्ति थी उसका क्या हो जाता है, धीरे धीरे पतन हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आपकी पुर्तगाली कंपनी कि उनका किस तरह से भारत में जो उनका साम्राज्य फला फूला। ठीक है, अब जो देखिए अगली जो आने वाली यहाँ पे जो कंपनी थी, यूरोपीय कंपनी, वो थी आपकी डच। ठीक है, डच यानी ये कहाँ की कंपनी थी, ये थी हॉलैंड की, जो हॉलैंड देश है वहाँ की कंपनी थी, डचों की कंपनी। और जो भारत में पहला जो नागरिक आया था, डच नागरिक, वो कौन था देखिए, वो था का, कार्नेलिस डी हस्तमान। ठीक है, कार्नेलिस डी हस्तमान ये पहला डच नागरिक था। और 1602 ईस्वी में क्या हुआ था, डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी जिसका नाम था वेरिगिंदे ओस्ट इंडीशे कंपनी। ठीक है, ये नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इसकी स्थापना हुई थी 1602 में। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। आगे देखिए क्या होता है, जो डच है देखिए, डच अपना जो पहला कारखाना या फैक्ट्री भारत में खोलते हैं, वो कहाँ पे खोलते हैं, 1605 में मसूलीपट्टनम। ठीक है, पीछे देखिए मैंने आपको मैप में बताया कि मसूलीपट्टनम कहाँ है, यहाँ है आपका मसूलीपट्टनम। ठीक है, इस वाले एरिया में। तो मसूलीपट्टनम में क्या करते हैं, डच अपना पहला जो कारखाना है वो स्थापित करते हैं। और जो डच है देखिए, उन्होंने क्या किया था, जो मसाले का व्यापार होता था उस पर एकाधिकार किया था डचों ने। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करते हैं जो डच है, 1641 में डचों के द्वारा पुर्तगालियों से मलाका, और 1658 में क्या करते हैं, श्रीलंका को जीत लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बाद में अंग्रेजों और डचों ने क्या किया, आपके भारत में जैसे मराठे हो गए, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पुर्तगालियों के जो एरिया थे उनको क्या कर लिया था, जीत लिया था। तो डचों ने क्या किया, पुर्तगालियों से मलाका भी छीन लिया और श्रीलंका को भी जीत लिया। ठीक है, अब देखिए पुलिकट में क्या किया, इन्होंने अपनी फैक्ट्री 1610 में स्थापित की, और वहां पे स्वर्ण पैगोडा जो सिक्के होते हैं वो ढाले। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। फिर देखिए क्या करते हैं डच जो लोग हैं, डच कंपनी के लोग 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों को हराकर कोची में फोर्ट विलियम किला बनाते हैं। ठीक है, जो कोची है वहां पे फोर्ट विलियम किला बनाते हैं। और ये बात आपने ध्यान में रखना, जो अंग्रेज है वो कहाँ पे फोर्ट विलियम किला बनाते हैं, वो बनाते हैं आपके बंगाल में, बंगाल के कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला। ठीक है, तो डचों ने कहाँ पे अपना किला बनाया था फोर्ट विलियम, वो बनाया था कोची में। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जब 17वीं शताब्दी में जो डच थे देखिए, 17वीं शताब्दी में उन्होंने मसालों की जगह क्या किया, जो भारतीय वस्त्र है उनके निर्यात को अधिक महत्व दिया। यानी कि जो भारत के कपड़े हैं उनके व्यापार पर ज्यादा प्रोत्साहन दिया, मुकाबले आपके किसके, मसालों के, मसालों की जगह। ठीक है, तो ये बात होगी। अब देखिए फिर क्या होता है, डचों ने क्या किया देखिए, डचों ने आपके जो पुर्तगाली है उनको भारतीय समुद्री व्यापार से निष्कासित तो कर दिया, पर वो लोग क्या है, अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाए। ठीक है, मतलब अंग्रेजों के सामने वो नहीं टिक पाए और अंग्रेजों से हार गए। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, 1759 ईस्वी में क्या होता है, बेंद्रा का एक युद्ध होता है। किसके बीच होता है ये, अंग्रेजों और डचों के बीच। और इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में डच क्या हो जाते हैं, वो हार जाते हैं अंग्रेजों से। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था अंग्रेजों का, वो था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाता है, फिर डच भी भारत में क्षीण हो जाता है उनका व्यापार। और उनके व्यापार का कमजोर होने का, मतलब उनकी हार होने का एक कारण ये माना जाता है कि उनकी जो समुद्री जो शक्ति थी, जो नौसेना शक्ति थी उनकी, वो अंग्रेजों के मुकाबले क्या थी, कमजोर थी। क्योंकि जो अंग्रेज थे देखिए, उनकी जो नौसेना शक्ति थी वो बहुत ही पावरफुल थी, जिसके बलबूते पे ही वो भारत में इतना बड़ा क्या कर पाए, अपना साम्राज्य का विस्तार कर पाए। ठीक है, तो इस तरह से अंग्रेजों से क्या हो गए थे, डच लोग भी हार गए थे। अब देखिए डचों के बाद जो तीसरी व्यापारी कंपनी और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी आती है भारत में, वो कौन आती है, वो आते हैं अंग्रेज। ठीक है, अब देखिए ये जो अंग्रेज है देखिए, ये बात आपने ध्यान में रखना,
भारत में यूरोपीय जो कंपनियां हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर सफल रहे तो अंग्रेज ही सबसे ज्यादा सफल रहे। ठीक है। और भारत में जो आने वाला पहला अंग्रेज नागरिक था वो कौन था? वो था थॉमस स्टीफेंस। ठीक है। ये कब आया था भारत? देखिए 1579 ईस्वी में आए थे गोवा में। और गोवा में एक पादरी के रूप में आए थे। ये किसके साथ? पुर्तगालियों के साथ आया था। ठीक है। पहला अंग्रेज यात्री या नागरिक। ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो अगला आता है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला यात्री कौन था? मतलब थॉमस स्टीफेंस के बाद जो अगला यात्री आता है वो कौन था? वो था रॉल्फ फिंच। और ये किसके दरबार में जाता है? ये अकबर के दरबार में जाता है। कब जाता है? 1588 और 91 ईस्वी तक, मतलब इस बीच में ये कहाँ रहता है आपका? आगरा और फतेहपुर सीकरी जाता है। ठीक है। उस समय देखिए फतेहपुर सीकरी क्या थी? वो अकबर के काल में राजधानी थी। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है आपके 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डेन हाल। ठीक है। तो ये बात, ये नाम अब आपको या तो आप रट लीजिए या तो आप याद कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि ये नाम आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे। स्थल मार्ग से भारत आया था पहला अंग्रेज जॉन मिल्डेन हाल। ठीक है। और देखिए आवाज नहीं आ रही मैम 1599, आपकी, नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही है? कटी कटी सी आ रही थी, अब सही है। अच्छा चलो ठीक है, अगर बताना आप बीच में अगर फिर से कट होती है तो। चलिए तो मैं ये बता रही थी कि 1599 में क्या होता है। अब आ रही है ना वॉइस? क्लियर आ रही है? यस मैम। ओके। तो 1599 ईस्वी में क्या करते हैं, कंपनी की जो इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना की जाती है और उसका नाम रखा जाता है दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है। इस नाम से क्या की जाती है? कंपनी की स्थापना की जाती है। और 31 दिसंबर 1600 को क्या करते हैं, जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थे वो क्या करते हैं, वो इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए क्या करते हैं, 15 वर्षों तक का अधिकार पत्र देते हैं। ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखना है कि 1599 में कंपनी की स्थापना हुई और 31 दिसंबर 1600 को क्या किया गया, इसको अधिकार पत्र दिया गया व्यापार करने के लिए। ठीक है। अब देखिए अगली बात आती है, जो कैप्टन हाकिंग्स है ये कब आए थे भारत? ये आए थे 1608 ईस्वी में। किसके दरबार में आए थे? ये आए थे जहांगीर के दरबार में। ठीक है। और ये जो कैप्टन हाकिंग्स है देखिए, इसने क्या किया था, इसने अकबर सॉरी जहांगीर के दरबार में आकर जहांगीर के साथ तुर्की भाषा में क्या की थी, बात की थी, तुर्की और फारसी भाषा में। ठीक है। मतलब इसे तुर्की और जो फारसी भाषा है वो अच्छी तरह से आती थी। और जहांगीर ने हाकिंग्स को क्या किया था, 400 का मनसब दिया था और जागीर भी दी थी। और हाकिंस ने क्या किया था, जहांगीर से अनुमति ली थी व्यापार करने की। कहाँ पे? सूरत में। और उसके बाद अंग्रेजों ने 1608 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है। जब अंग्रेज 1608 में अपनी सूरत में फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं तो ये बात किसको रास नहीं आती है? पुर्तगालियों को। और पुर्तगाली क्या करते हैं, वो ये जहांगीर के पास जाते हैं और अंग्रेजों के विरोध में मतलब उनसे बातचीत करते हैं, और जिस वजह से जहांगीर क्या करते हैं, अपनी अनुमति को रद्द कर देते हैं और अंग्रेजों को क्या करना पड़ता है, सूरत छोड़कर जाने का आदेश भी दे देते हैं। ठीक है। तो ये बात हो रही है 1608 की, जहां पे सूरत में वैसे फैक्ट्री स्थापित तो हो गई थी पर बाद में क्या हो गई थी, ये जो अनुमति थी वो रद्द हो गई थी। इसके साथ देखिए फिर 1611 में अंग्रेज क्या करते हैं, दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना खोलते हैं। कहाँ पे खोलते हैं? मसूलीपट्टनम में। ठीक है। तो देखिए आपका सूरत हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया और कोचीन हो गया। ये जो नाम है ये आप लोग या तो रट लीजिए या तो याद कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब क्या होता है देखिए, इसके बाद जो सर टॉमस रो है वो आते हैं भारत। और वो किसके दूत बन के आते हैं? वो दूत बन के आते हैं जेम्स प्रथम के दूत बन के भारत आते हैं। और जेम्स प्रथम कहाँ का शासक है? वो है ब्रिटेन का शासक।
ठीक है। ये देखिए कब भारत आता है, ये पहुंचता है भारत आपका 1615 ईस्वी में। कहाँ पहुंचता है? सूरत में। और जहांगीर से ये 1616 में कहाँ मिलता है, कहाँ भेंट करता है जहांगीर के साथ? ये भेंट करता है अजमेर में। ठीक है, अजमेर में भेंट करता है और 1618 तक ये कहाँ रहता है? मुगल दरबार में ही रहता है और व्यापार की अनुमति लेता है मुगलों से। ठीक है, क्योंकि इससे पहले देखिए हाकिम्स ने अनुमति तो ली थी पर बाद में क्या हो गई थी, वो अनुमति रद्द कर दी थी। तो इस तरह से फिर अंग्रेज भारत में अपने मतलब व्यापार करने की अनुमति ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है फिर। अगला जो है इंपॉर्टेंट वो है 1632वीं। 1632 में इन्हें सुनहरा जो फरमान है वो मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सुनहरा फरमान है वो इन्हें कहाँ से मिलता है? जो गोलकुंडा का सुल्तान है अब्दुल्ला कुतुब शाह, वो इन्हें अंग्रेजों को क्या करता है? सुनहरा फरमान देता है। और ये क्या करता है? 500 पैगोडा वार्षिक के बदले अंग्रेजों को गोलकुंडा राज्य की सभी बंदरगाहों पर व्यापार करने का एकाधिकार दे देता है अंग्रेजों को। ठीक है, तो इसे ही बोला जाता है सुनहरा फरमान। अब देखिए 1639 ईस्वी में जो एक अंग्रेज होता है फ्रांसिस डे, वो क्या करता है? चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लेता है। ठीक है, पट्टे पर ले लेता है मद्रास को। और फिर क्या करता है? मद्रास में ही 1641 में फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बना लेता है। ध्यान रखना अंग्रेजों के जो दो किले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कहाँ बनाया था? मद्रास में। दूसरा जो किला है वो है फोर्ट विलियम किला, वो कहाँ बनाया था इन्होंने? वो बनाया था कलकत्ता में। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखना इनके किलों के बारे में, अंग्रेजों के किलों के बारे में। इसके बाद देखिए 1651 ईस्वी में बंगाल में जो शाह सुजा होता है, आपका शाहजहां का जो बेटा होता है शाह सुजा, उसने क्या किया? विशेष फरमान के द्वारा क्या किया? 3000 रुपए में क्या कर दिया? वार्षिक कर के बदले 3000 रुपए जो वार्षिक कर है उसके बदले अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार दे दिया। मतलब 3000 रुपए अंग्रेजों ने देने हैं वार्षिक, और उन्हें क्या किया गया? बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखना है। और 1658 तक देखते हैं तो उनकी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास वाले एरिया में क्या हो गई थी? फैक्ट्रियां हो गई थी, मतलब स्थापित कर ली थी। किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब अगली बात आती है 1661 की। ये मैंने आपको बताया था कि बम्बई चार्ल्स द्वितीय को क्या मिलता है? दहेज में मिलता है। और फिर 1668 में क्या करते हैं? देखिए जो ब्रिटेन का सम्राट है चार्ल्स द्वितीय, वो 10 पौंड के किराए पर, ठीक है, 10 पौंड के किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं, सौंप देते हैं। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और वहां का जो पहला गवर्नर बनाते हैं वो बनाते हैं गेराल्ड ओंगियार को। और यही क्या करता है? इसी को माना जाता है बम्बई का संस्थापक। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आपने नोट डाउन कर लेनी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए पहले जो अंग्रेजों ने जब वो नए नए भारत में आए थे तब उनका नारा था भूभाग नहीं, ओनली मतलब सिर्फ व्यापार। मतलब उनका काम था कि हमें भूभाग नहीं चाहिए, हमने सिर्फ व्यापार करना है। बाद में उनकी नीतियां चेंज हुई, फिर उन्होंने क्या किया? यहाँ के भूभाग को जीतना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 1698-99 में क्या होता है? 1200 रुपए में ये क्या करते हैं? सुतनाती, गोविंदपुर और कलकत्ता को क्या कर लेते हैं? खरीदते हैं। और इन तीनों गांव को बनाकर क्या करते हैं? कलकत्ता की नींव रखते हैं। ठीक है, और वो कौन करता है ये काम? वो करता है जॉब चारनाक। ठीक है, जॉब चारनाक इन तीनों गांवों को मिला के कलकत्ता की नींव रखते हैं। और वहां पे जो किला बनाते हैं वो बनाते हैं फोर्ट विलियम किला। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, दो किले मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? देखिए जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में एक और कंपनी क्या करती है? उभर कर सामने आ जाती है व्यापार करने के लिए। ठीक है, और इस नई कंपनी को भी विशेषाधिकार दिए जाते हैं भारत मतलब पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए।
फिर हालांकि बाद में दोनों कंपनियों का विलय कब किया जाता है, वो किया जाता है 1708 और 9 में दोनों कंपनियों का एक कर दिया जाता है। और वो नाम क्या रखा जाता है, नया नाम वो रखा जाता है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, ये नाम रखा जाता है। और हालांकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो नाम पड़ा था, वो बाद में हम देखते हैं जब 1833 का जो एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये पहले इसका जो नाम रखा गया था वो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए 1717 में क्या होता है, उस समय भारत का जो मुगल शासक होता है वो कौन होता है, वो होता है फ्रॉक्शियर। ठीक है, जब हमने फ्रॉक्शियर को डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि फ्रॉक्शियर के साथ एक फ्रॉक्शियर के काल में एक दूत मंडल आता है अंग्रेजों का, कहाँ, मुगल सम्राट फ्रॉक्शियर के दरबार में। और उस दूत मंडल में एक डॉक्टर भी होता है हैमिल्टन, जो क्या करता है, एक भयानक बीमारी से फ्रॉक्शियर की मतलब बीमारी को ठीक कर देता है। फिर देखिए 1717 में क्या करता है फ्रॉक्शियर, एक फरमान जारी करता है। ठीक है, और उस फरमान के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, देखिए जो कंपनी है, कंपनी को बिना जो शुल्क है उसके बिना उसको व्यापार करने के लिए क्या किया जाता है, अनुमति दी जाती है। और उनके द्वारा जो ढाले गए सिक्के हैं उनको भी पूरे भारत में अनुमति दे देते हैं, मतलब पूरे मुगल साम्राज्य में अंग्रेजों के सिक्कों को अनुमति दे देते हैं। तो ये जो फरमान है, ये जो दस्तक है, ये क्या कहलाता है, ये कंपनी का मैग्ना कार्टा कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कंपनी का मैग्ना कार्टा ये किसने कहा था कि ये कंपनी का मैग्ना कार्टा है, ये कहा था ओर्म नाम के एक इतिहासकार ने। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रख लेनी है। तो इसके बाद तो देखिए अंग्रेज यहाँ पे मतलब उन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे फिर अपने साम्राज्य को क्या करना किया, शुरू करना मतलब बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगली जो यहाँ पे मेन जो यूरोपीय कंपनी आती है, देखिए वो कौन आते हैं, वो आते हैं फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी भारत में सबसे एंड में आते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है आपका 1664 में क्या होता है, जो लुई 14वां है वो कहाँ का शासक है, वो है आपका फ्रांस का शासक। और उसका एक मंत्री होता है कोलबर्ट। ये जो कोलबर्ट है ये क्या करता है, एक कंपनी की नींव रखता है, यानी कि एक कंपनी की स्थापना करता है। और उस कंपनी का नाम क्या रखता है, कंपनी देस इंडसे ओरिएंटलिस। ठीक है, ये नाम क्या रखता है, मतलब इस कंपनी का नाम रखते हैं। ठीक है, और स्थापना कर देते हैं 1664 में, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी नींव रख देते हैं। और फिर देखिए क्या करते हैं, भारत के साथ व्यापार करने के लिए उसे अनुमति दे देते हैं। ठीक है, और ये क्या थी, ये एक सरकार की कंपनी थी, मतलब सरकार के जो सरकार के उस पे ये काम करती थी। ठीक है, मतलब सरकार का इस पे ज्यादा क्या रहता था, मतलब प्रभुत्व रहता था सरकार का। ठीक है, फिर क्या होता है आपके देखिए 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित करते हैं। और जो फ्रांसीसी जो इन्होंने भेजा होता अधिकारी अपना फ्रांसिस कैरो, वो यहाँ पे क्या करता है, अपना पहला कारखाना खोलता है, कहाँ पे, सूरत में। तो ध्यान में रखना अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री थी वो भी सूरत में खोली गई थी, और फ्रांसीसियों की जो पहली फैक्ट्री थी वो भी कहाँ खोली गई थी, वो भी सूरत में खोली गई थी। ठीक है, फिर इसके अगले ही साल 1669 ईस्वी में ये क्या करते हैं, अपनी दूसरी फैक्ट्री खोलते हैं, कहाँ खोलते हैं, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, और फिर देखिए 1674 में ये पांडिचेरी में अपनी तीसरी फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं। हालांकि फिर पांडिचेरी पर बाद में जो डच लोग हैं वो अधिकार कर लेते हैं, और इसी को लेकर यानी कि पांडिचेरी को लेकर ही 1697 में डचों के साथ क्या होती है, इनकी एक संधि होती है, और उस संधि का नाम है रिजविक की संधि। ठीक है, और इस रिजविक की संधि के अकॉर्डिंग जो आपके डच है वो पांडुचेरी को वापस किसको लौटा देते हैं, फ्रांसीसियों को लौटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 1735 में जो ड्यूमा है वो भारत में क्या आते हैं, फ्रांसीसियों का गवर्नर बन के आता है। ड्यूमा क्यों प्रसिद्ध है, देखिए ड्यूमा ने क्या किया, देखिए यहाँ पे जो मुगल बादशाह है, उस समय मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला।
तो मोहम्मद शाह रंगीला के साथ उसने अच्छे संबंध मतलब स्थापित किए। और मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया था, ड्यूमा को नवाब की उपाधि भी दी थी। ठीक है, इसके अलावा जो हैदराबाद का निजामुल मुल्क था उसके साथ भी उसने अच्छे संबंध बनाए ड्यूमा ने। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो गवर्नर जो फ्रांसीसियों का बन के आता है वो कौन आता है, वो आता है डुप्ले। डुप्ले से आपको क्वेश्चन बन सकता है, डुप्ले भारत में क्या आता है, गवर्नर जनरल बन के आता है 1741 और 42 में। और डुप्ले पहला व्यक्ति है देखिए जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की क्या रखी थी, नींव रखी थी। क्योंकि इससे पहले यूरोपीय लोगों ने यहाँ पे सिर्फ अपने व्यापार को प्रोत्साहन करने के लिए क्या की थी, अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। तो डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने जिसने क्या किया, भारत में साम्राज्य की नींव रखी थी। और जो आपकी अंग्रेजों ने बाद में देखिए सहायक संधि अपनाई थी, उसका जो पहले जिसने पहले भारत में प्रयोग कर लिया था वो भी डुप्ले को ही माना जाता है। और डुप्ले ने क्या किया, जो भारत के शासक है उनको क्या किया, उनको मतलब दरबार में अपनी यूरोपीय सेना रखने के लिए क्या किया, अपनी सेना दी। ठीक है, मतलब वो इसने डुप्ले ने ही ये काम पहले किए थे। और डुप्ले के काल में क्या हो गया, जो कर्नाटक है, कर्नाटक को लेकर क्या हो गए, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में क्या हो गए, युद्ध हो गए। ठीक है, और 3 युद्ध हुए हैं देखिए, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जो हम अब आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो 3 युद्ध हुए हैं देखिए, सबसे पहला जो कर्नाटक का युद्ध हुआ है वो 1746 से लेकर 48 तक हुआ है। और इसका जो मेन कारण था देखिए, इस प्रथम कर्नाटक युद्ध का, इसका कारण था ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रिया का युद्ध। ऑस्ट्रिया कहाँ है, ये आपका यूरोप है, यूरोप में है। और ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच शत्रुता थी तो भारत में भी ये दोनों जो कंपनियां हैं ये आपस में भिड़ गई। ठीक है, फिर हालांकि इस युद्ध के बाद क्या हो गया, जो भी जीते हुए क्षेत्र थे वो बाद में एक दूसरे को वापस कर दिए गए। और अंत में क्या हो गई थी, संधि हुई थी। 1748 ईस्वी में जो संधि हुई थी वो हुई थी आक्स ला शैपल की संधि। ठीक है, और इस संधि के अकॉर्डिंग जितने भी जीते हुए क्षेत्र थे वो वापस कर दिए गए थे। हालांकि इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का जो प्रभाव है वो और बढ़ गया था। फिर क्या होता है देखिए, दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है इनके बीच फिर से। और वो कब होता है, वो होता है आपका 1749 से लेकर 1754 ईस्वी के बीच। ठीक है, ये जो युद्ध होता है ये यहाँ की भारत की जो जो हैदराबाद है वहाँ के उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर होता है। कर्नाटक और जो हैदराबाद का उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं उनमें क्या करते हैं, उनमें अंग्रेज भी रुचि लेते हैं और आपके जो फ्रांसीसी है वो भी रुचि लेते हैं। ठीक है, तो आपस में मतभेद होने की वजह से क्या हो जाता है, इनमें मतलब युद्ध हो जाता है। और बाद में देखिए 1755 में संधि के द्वारा ये युद्ध खत्म होता है। और वो संधि कौन सी थी, वो थी पांडिचेरी की संधि। पहला युद्ध में होगी संधि वो है आक्स ला शैपल, दूसरे युद्ध की संधि है पांडिचेरी की संधि। अब देखिए फिर क्या होता है, आपका 1754 में क्या करते हैं, डुप्ले को वापिस बुला लेते हैं। क्योंकि इस युद्ध में बहुत सारे क्षेत्रों में क्या हो जाती है, फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। और डुप्ले को वापस बुला लेते हैं कहाँ, फ्रांस। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा जो युद्ध होता है कर्नाटक का वो होता है 1757 से लेकर 1763 ईस्वी तक। ठीक है, और इसका कारण क्या माना जाता है, इसका कारण माना जाता है सप्तवर्षीय युद्ध। और ये सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ होता है, ये भी यूरोप में होता है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक है, वहां पे सप्तवर्षीय युद्ध चला होता है जिस वजह से भारत में भी ये जो कंपनियां है ये आपस में लड़ जाती हैं और युद्ध होता है। जिसमें देखिए आपके बहुत 2-3 युद्ध होते हैं उनके भारत में। चतुर्थी का युद्ध होता है, आरकूट का युद्ध होता है, वॉन्डिवॉश का युद्ध होता है। और इन युद्धों में फ्रांसीसी क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। और इन सप्तवर्षीय युद्धों की समाप्ति किस संधि से होती है, ये होती है पेरिस, जो पेरिस की संधि है उसके अकॉर्डिंग युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, हल इस युद्ध में क्या हो जाती है, फ्रांसीसियों की पूरी तरह से हार हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो फ्रांसीसियों के अकॉर्डिंग ज्यादा पावरफुल साबित होते हैं। और फिर 1771 ईस्वी में क्या करते हैं, जो फ्रांस का सम्राट बनता है लुई 15वां, वो क्या करता है, फ्रांसीसी कंपनी को समाप्त कर देता है।
ठीक है। इस तरह से जो फ्रांसीसी है देखिए, उनका भी भारत के उसमें मतलब समाप्ति हो गई। ठीक है, फ्रांसीसी तो पहले ही खत्म हो गए थे, और डचों को भी क्या हो गया था, उनका प्रभाव भी अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था, और जो फ्रांसीसी है उनका भी अंत हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो फ्रांसीसी है वो क्यों हारे। ठीक है, उनकी असफलता के क्या कारण रहे। पहला जो कारण माना जाता है कि जो कंपनी है, फ्रांस की जो कंपनी है, उस पर सरकार का बहुत ही ज्यादा नियंत्रण था। कहाँ की सरकार का? फ्रांस की सरकार का। और जो फ्रांस की सरकार है देखिए, उसका असहयोग भी रहा। ठीक है, उसके असहयोग के कारण भी क्या हुए, फ्रांसीसी हार गए। और दूसरा जो कारण है वो माना जाता है अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता को, क्योंकि जो अंग्रेज है देखिए, वो जाने ही जाते थे अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता के लिए, यानी कि जो समुद्री शक्ति है उसके लिए जाने जाते थे। ठीक है, ये भी एक कारण माना जाता है। इसके अलावा देखिए, जो फ्रांसीसी जो कमांडर है, उनमें क्या हो गए थे, आपस में मतभेद हो गए थे। तो ये सभी कारण क्या माने जाते हैं, ये माने जाते हैं पतन के कारण या असफलता के कारण फ्रांसीसियों के। ठीक है, तो ये हो गए फ्रांसीसी। और इसके बाद देखिए, जो अगली जो यूरोपीय कंपनी यहाँ पे आई थी, वो थी डेनमार्क जो देश है, डेनमार्क की कंपनी, डेनिश या डेनमार्क। ठीक है, डेनिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1616 में हुई थी। ठीक है, और इस कंपनी ने देखिए भारत में जो अपनी पहली व्यापारिक जो कोठी है वो कहाँ पे स्थापित की थी, त्रिकोबार में स्थापित की थी। ये त्रिकोबार कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में। ठीक है, 1620 में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। और फिर 1676 में इन्होंने क्या किया था, सेरामपुर, ठीक है, सेरामपुर बंगाल में एक जगह है, वहां पे इन्होंने अपनी दूसरी कोठी स्थापित की थी। और ये जो सेरामपुर की जो कोठी है, यही क्या थी, डेनमार्क कंपनी का प्रमुख केंद्र और मुख्यालय थी। ठीक है, हालांकि फिर जो डेनमार्क की कंपनी है उसने बाद में देखिए 1845 में क्या किया था, इसने अपनी कंपनी को क्या किया था, अंग्रेजों को बेच दिया था। ठीक है, और जो डेनिश कंपनी है उसका व्यापार जो है वो चीन तक ही सीमित रहा था। तो ये देख लीजिए, जितनी भी जो यूरोपीय कंपनियां आई, उन सभी ने किसके सामने घुटने टेक दिए थे, उन्होंने सभी ने अंग्रेजों के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। ठीक है, सभी जो बार बार करके जो भी कंपनियां भारत में आए, आप पुर्तगालियों को ले लीजिए, आप डचों को ले लीजिए, फ्रांसीसियों को ले लीजिए, सभी बारी बारी करके अंग्रेजों के सामने क्या हो गए, धाराशाही हो गए। और इसके बाद देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में जो क्षेत्र है या जो राज्य है या जो भूभाग है, वो मतलब अपने अधीन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसी टाइम देखिए जब ये फ्रांसीसियों के साथ लड़ रहे थे, डचों के साथ लड़ रहे थे, तो इसी टाइम ये भारत के जो राज्य थे उनके साथ भी लड़ रहे थे। ठीक है, प्लासी के युद्ध में इन्होंने सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है, और बाद में देखिए इन्होंने मैसूर के साथ ये साथ में वो कर रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे। तो ये चीजें साथ साथ में हो रही थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जितनी भी यूरोपीय कंपनियां हैं उनके भारत आगमन के बारे में देख लिया। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल की क्लास में हम फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में किस तरह से उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेन है देखिए आपका, अगर आपने यहाँ से ध्यान में रखना कि क्वेश्चन आपको बनेंगे कि व्यापारिक जो कंपनियां हैं उन्होंने अपनी जो कोठियां थी या फैक्ट्रियां थी वो कहाँ कहाँ पे लगाई थी। ठीक है, उस उन्होंने देखिए पुर्तगालियों ने अपनी कोचीन में लगाई। ठीक है, अंग्रेजों की पहली वो थी आपकी सूरत में, और दक्षिण की बात करेंगे तो मसूलीपट्टनम में। डचों ने भी अपनी पहली जो फैक्ट्री वो मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। और फिर जब फ्रांसीसी आते हैं तो फ्रांसीसी भी अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित करते हैं, वो अपनी सूरत में स्थापित करते हैं। तो फैक्ट्रियों को नहीं भूलना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, तो अगर नहीं है आपका कोई भी क्वेश्चन तो कीजिए आप लोग तैयारियां, साथ में नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।